हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पर। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, व्याख्यात्मक चल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग कंटेंट के साथ में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या फिर मिश्र बंधु ने। ठीक है, किसने कहा है रीतिकाल को कलाकाल नाम। ठीक है, कलाकाल नाम किसने दिया है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको कमेंट में बताना है कि इन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल का भी नाम दिया है, कुछ दूसरा ही नाम इन्होंने बताया है आदिकाल का। ठीक है, तो रीतिकाल का नाम इन्होंने दिया है कलाकाल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है। तुलसीदास को मानस का हंस नाभादास ने, अमृतलाल नागर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है तुलसीदास को मानस का हंस, ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बराबर दिख नहीं रहा है, आप लोगों को भी दिखता नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहने वाले कौन है इनको, मानस का हंस अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का है, किसका है, अमृतलाल नागर ने कहा है मानस का हंस। ठीक है, अमृतलाल नागर ने कहा है मानस का हंस तुलसीदास को। ठीक है, और ये मानस का हंस इनकी रचना भी है अमृतलाल नागर की। ठीक है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस, लेकिन इन्होंने तुलसीदास के जीवन पर लिखा है, इसलिए इनको मानस का हंस भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, दामोदर पंडित हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर हैं या फिर विद्यापति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर का है। किसका है ये, ज्योतिश्वर ठाकुर का ये ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूफी काव्य में एकमात्र महिला साधिका क्या है। एकमात्र महिला साधिका कौन है, सहजोबाई, दयाबाई, राबिया या फिर अंडाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो राबिया है यही है महिला साधिका एकमात्र। ठीक है, एकमात्र महिला साधिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, है ना। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, 12 महिलाओं में ये राबिया क्या थी, एकमात्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में किया। ठीक है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद में किया। आज बहुत ही मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट करके ले लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुख सखी संवाद के रूप में, प्रेम प्रेमिका संवाद के रूप में, भृंग भृंगी संवाद के रूप में या फिर उद्भव गोपी संवाद के रूप में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कीर्तिलता की रचना जो की है वो किसके संवाद के रूप में की है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ये पूछ रहा है कि ये किस संवाद के रूप में इन्होंने इसकी रचना की है, किसकी, कीर्तिलता की। तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में की है इन्होंने कीर्तिलता की रचना। किसने की है, विद्यापति ने। ठीक है, किसने की है, तो विद्यापति ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य की भूमिका, अनामदास का पोथा, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट का है, ये इनका नहीं है। ये बालकृष्ण भट्ट का क्या है, उपन्यास है। ठीक है, किसका, बालकृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है, यही नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाकी विचार और वितर्क इनका है। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी पुस्तक है। अनामदास का पोथा इनका
है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट का है और ये इनका उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1892 का है, ठीक है, 1892 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मैथिली शरण गुप्त को, नाथूराम शर्मा शंकर को, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कविता कामिनी कांत की उपाधि किस कवि को दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह दी गई थी किसको? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई थी कविता कामिनी कांत की उपाधि। किसको दी गई थी? तो नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई थी। 1859 की ये रचना है इनकी, कविता कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपयश शब्द में उपसर्ग है, अपयश शब्द में उपसर्ग है, यस है, अप है, पेश है या फिर अपी है, ठीक है। तो अपयश शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो लगा है क्या? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, अप लगा है इसमें, अप धन यस हो जाता है, ठीक है। जो शब्दांश के पहले लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपयश, अपयश क्या है? अप क्या है? उपसर्ग है, और यस क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। तो अप धन यस हो जाएगा, अप क्या हो जाएगा? उपसर्ग, और यस क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा इसका, ठीक है। अप कहाँ लगा है? तो शब्दांश के पहले लगा है। नेक्स्ट है कि सूर सागर में कितने पद हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सूर सागर में कितने पद हैं? 5348, 4396 या फिर 4936 या फिर 5480। कितने पद हैं सूर सागर में, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4936 पद हैं सूर सागर में। कितने पद हैं? तो 4936 पद हैं। मैं व्याख्या में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ इसके पहली वाली प्रैक्टिस में, इसी जो इस वीक में पढ़ाई हूँ उसी में। अब इनकी 12 क्या है? 12 इनकी किसकी संख्या है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब्दुल रहमान किस कवि का वास्तविक नाम था? रहीम का, बोधा का, आलम का या फिर अमीर खुसरो का, ठीक है। किसका नाम था वास्तविक? क्या? अब्दुल हसन, ठीक है। अब्दुल हसन किसका वास्तविक नाम था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? गयासुद्दीन के, जलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के, निजामुद्दीन औलिया के, है ना। इन्होंने एक पद गाया था अपने गुरु के मरने पर। उन्होंने कहा था कि गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई सुदेश। निजामुद्दीन औलिया इनके क्या थे? गुरु थे, और ये इनके शिष्य थे। इन्हीं की मृत्यु पर इन्होंने ये पद गाया था कि गौरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने, रैन भई सुदेश। इन्होंने ये पंक्तियां गाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यादा अपनी कम पढ़ाई के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मोहन राकेश हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पर ज्यादा अपनी कम पढ़ाई ये संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है। हमारी संस्मरण वाली क्लास जाकर के देख लीजिए, कंटेंट भी पढ़ा है और क्लास भी पढ़ी है। सिर्फ संस्मरण की प्रैक्टिस है, हर एक विधा से प्रैक्टिस है। तो उपेंद्र नाथ अस्क का ये संस्मरण है, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, ठीक है। तो संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है, नई कविता, सबकी अलग अलग प्रैक्टिस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग जाकर के देखिए और उनको नोट करिए, ठीक है। जाकर के देखिए और उन क्वेश्चनों को नोट करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का
पहला उपन्यास किसने माना है? ठीक है, चंद्रकांता का हिंदी जो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ठीक है, तो ये मानने वाले कौन है? इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? श्री कृष्ण लाल ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर ये माने हैं कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है हिंदी का प्रथम उपन्यास। किसके उपन्यास को? देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को। ठीक है, चंद्रकांता जब उपन्यास इन्होंने लिखा था तो बहुत लोगों ने हिंदी सीखी थी इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं आती थी और इतना अच्छा इनकी ये रचना थी कि इसको पढ़ने के लिए बहुत लोग हिंदी सीखे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1805 में, 1804 में या फिर 1905 में? तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो थे संस्थापक इसके कौन थे? तो लॉर्ड वेंजली थे। कौन थे? सॉरी, लॉर्ड वेंजली नहीं, लॉर्ड गिलक्राइस्ट थे। कौन थे? गिलक्राइस्ट थे। ठीक है, गिलक्राइस्ट थे, सॉरी वेंजली नहीं थे, गिलक्राइस्ट थे। ठीक है, और 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हिंदी मुंशी के पद पर कौन तैनात थे? तो लल्लू लाल थे। नेक्स्ट है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? नारी शोषण पर, सांप्रदायिकता पर, जातिवाद पर या फिर युद्ध की समस्या पर? ठीक है, तो ये किस पर आधारित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जातिवाद पर आधारित है कोर्ट मार्शल नाटक। ठीक है, ये किस गांव की भूमिका पर लिखा गया है? कमेंट में आपको बताना है किस गांव की भूमिका पर लिखा हुआ ये नाटक है। ठीक है, और जो लोग हमारी कंटेंट की क्लासें नहीं देखें देख लें तो इस तरह के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन का, उदय प्रकाश का, जानकी वल्लभ शास्त्री का, लीलाधर जगुड़ी का। भय भी शक्ति देता है, तो भय भी शक्ति देता है ये किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भय भी शक्ति देता है। तो लीलाधर जगुड़ी का है ये भय भी शक्ति देता है, इनका काव्य संग्रह है। ठीक है, किसका? लीलाधर जगुड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार डाल चुकी हूँ, इसका आंसर तो आना ही चाहिए सबको। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार डाल चुकी हूँ। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धूर्मिल की या फिर मुक्ति बोध की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये धूर्मिल ने कहा था कि मेरे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है। इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बहुत ही ज्यादा ये पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं, इसलिए इसको कम से कम मैं 10 बार इसको प्रैक्टिस में इस क्वेश्चन को डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये धूर्मिल की पंक्तियां हैं। और एक पंक्ति इनकी और है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक खाता है, एक रोटी से खेलता है, तो ये भी इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? पिता का, पुरस्कार का, ठाकुर का कुआं या फिर कोसी का घटवार? है ना, कहानी का जो सेशन में पढ़ा रही हूँ यूजीसी नेट के लिए, यूनिट 7 में जो पढ़ा रही हूँ कहानियों का सेशन देख लीजिए, आप लोगों को वहां से बहुत ही लाभ हो जाएगा। पात्रों के बारे में पता चल जाएगा, पृष्ठभूमि के बारे में पता चल जाएगा, उसके गौड़ पात्र, मुख्य पात्रों के बारे में पता चल जाएगा, कहानी का सार क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो कोसी का घटवार की ये पात्रा है लक्ष्मा। ठीक है, कोसी के घटवार की ये पात्रा है लक्ष्मा। कोसी का घटवार किसकी कहानी है? तो ये शेखर जोशी की कहानी है। ठीक है, किसकी है? ये शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। तो ये तो सारे के सारे मैं कंटेंट में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग जाएं तो मेरे चैनल को सर्च कीजिए एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम, तो आप लोगों को ये सारी क्लासें मिल जाएंगी। कंटेंट की क्लासें पढ़ लीजिए, आप लोगों को बहुत ही इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब कंटेंट पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध क्या है? प्रिया नीलकंठी, जिंदगी मुस्काई, तुम चंदन हम पानी, अशोक के फूल।
तो विद्यानिवास मिश्र का पूछ रहा है, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का। तो अगर होता तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, तो क्या हो जाता, तब हो जाता रसखान की पंक्तियां। लेकिन यहाँ पर तुम चंदन हम पानी, तो ये विद्यानिवास मिश्र का हो गया, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध हो गया। इसी में सब लोग कड़खड़ा जाते हैं, ठीक है, इसी में सब लोग लड़खड़ा जाते हैं एग्जाम में। तो ये उनकी पंक्तियां रहेंगी, लेकिन ये इनका निबंध रहेगा। अगर निबंध पूछेगा तो विद्यानिवास मिश्र हो जाएगा, अगर पंक्ति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रसखान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद आदिकाल से लेके प्रयोगवाद तक हम मेन पॉइंट आज मैं बताऊंगी, उसमें मेन रचनाएं, मेन कवि, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा निबंध राष्ट्रीय भावना से संबंधित है? बादशाह दर्पण, भारतवर्षो उन्नत कैसे हो, भारतवर्ष या फिर पांचवें पैगंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारतो उन्नत कैसे हो सकती है, यही है इनका जो राष्ट्रीय भावना से क्या है, संबंधित निबंध है, ठीक है। किससे, राष्ट्रीय भावना से ये संबंधित निबंध है, भारतो उन्नत कैसे हो सकती है, यही है इनका राष्ट्रीय भावना से संबंधित निबंध है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कंटेंट कहाँ से देखेंगे, आदिकाल से लेकर के आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, 3 कंटेंट हम देखेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि कौन से कवि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, कौन सी रचना उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग उसे शुरू करते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत ही जल्दी 10 मिनट के अंदर सारे देख लेंगे। यहाँ देखिए, पहला है ग्रासा द तासी इतवार दाला लितलितेर हिंदुस्तानी, लितलितेर हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में है, फ्रेंच विद्वान ने लिखा है, हिंदी साहित्य के पहले साहित्यकार हैं, 1839 में ये लिखा गया है। दूसरा है शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज है, 1883 में इन्होंने लिखा। तीसरा है इनका जॉर्ज गियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने लिखा। जॉर्ज गियर्सन ने 1888 ईस्वी में लिखा, इन्होंने कब लिखा, 1888 ईस्वी में, ठीक है। तो ग्रासा द तासी कहाँ के विद्वान हैं, फ्रेंच वैज्ञानिक है, वो फ्रेंच के हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जॉर्ज गियर्सन का है ये इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है, और इन्होंने ग्रासा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में इन्होंने लिखा है, इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1955 में। कब लिखा इन्होंने, 1955 में लिखा। उसके बाद रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, 1938 में लिखा इन्होंने, 1938 में रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए, जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी का यह पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया। आदिकाल, वीरगाथा काल 993 से 1918 तक, संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल 1318 से 1643 तक, संवत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल 1600 से 1643 से 1843, संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल सन 1843 से आज तक, संवत 1900 से आज तक। तो ये तो रही इनकी कुछ मेन जानकारियां, ठीक है, मेन पॉइंट थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसके देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में हमारे मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, और ये वीरगाथा काल नाम किसने दिया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वीर रस की प्रधानता है, इसमें युद्ध का सजीव चित्रण हुआ है, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया है, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश है, प्राकृतिक
प्रकट अभ्रंश डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका यश गान हुआ है। ठीक है, तो ये तो रही आदिकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर देखेंगे इनकी कुछ प्रमुख रचना आदिकाल की। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है। नरपति नल की क्या है? बिसलदेव रासो है। जगनी का क्या है? परमाल रासो आलाखंड के नाम से जो जाना जाता है। सारंगधर का हमीर रासो है और दलपत विजय का खुमान रासो है। ठीक है, तो ये तो रही इनकी प्रमुख रचनाएं आदिकाल से। ठीक है, आदिकाल की क्या रही है? प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट है भक्तिकाल। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सगुण धारा और निगूढ़ धारा। ठीक है, सगुण धारा में बांटा गया और निर्गुण धारा में बांटा गया। सगुण धारा भक्तिकाल की। इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया है। राम भक्ति शाखा। इस शाखा में राम के जीवन के कवियों को क्या किया है? इन्होंने वर्णित किया है, वर्गीकृत किया है। राम भक्ति शाखा में इनके माध्यम से समाज में आदर्श मूल्यों और इन्होंने स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, रामचरितमानस, अग्रदास, अष्टयाम, नाभादास, भक्तमाल, केशवदास, रामचंद्रिका। इसके बाद है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र के आधार पर काव्य रचना की गई है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूरदास, सूरसागर, मीराबाई, मीरा की पदावली। ठीक है, रसखान। नेक्स्ट है हमारे ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की वे ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्न हैं। कबीरदास का बीजक है। रैदास का गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक। प्रेम मार्गी शाखा जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा वे कभी प्रेमाशयी शाखा के अंतर्गत परिगृहित होते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्न हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत और कौन है? तो शेख नबी हैं, नासिर हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना हुई है। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिक और सदाचार प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीतिकाल। रीतिकालीन काव्य को तीन धाराओं में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, है ना। तो रीति, यहाँ पर रीतिकाल की कुछ विशेषताएं देखेंगे। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं हैं। काव्य मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, इस काल के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं हैं। घनानंद, सुजान सागर, केशवदास, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, पद्माकर, पद्माभरण भूषण, शिवराज भूषण, बिहारी सतसई, रसनिधि, विष्णु पद कीर्तन। तो ये तो रही कुछ रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, ये कुछ रही रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट देखेंगे ये तो रही कुछ रीतकाल की। नेक्स्ट है आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ है। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, जगमोहन सिंह देवयानी, राधाचरण गोस्वामी, नवभक्तमाल, अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म। तो ये तो रही कुछ भारतेंदु युगीन रचनाएं। ठीक है, ये कुछ रही भारतेंदु युगीन रचनाएं रही। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे द्विवेदी युग के बारे में देखेंगे। ठीक है, द्विवेदी युग के कुछ रचनाएं देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का है पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत। रामनरेश त्रिपाठी का है स्वप्न पथिक, मिलन। और किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का है समर्पण।
युग चरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है काव्य मंजूषा सुमन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है प्रिय प्रवास रस कलश। तो ये तो है कुछ द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। ये तो है कुछ द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे छायावाद की कुछ मुख्य रचनाओं को, ठीक है। कुछ प्रमुख रचनाओं को देखेंगे छायावाद की, ठीक है। तो यहाँ पर ये द्विवेदी युग की देख लेते हैं। तो यहाँ पर द्विवेदी युग की हम लोग देख लिए। अब ये आप लोगों को ये नोट कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इनको नोट करके रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे है छायावाद। छायावाद प्रमुख छायावादी एवं उनकी रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत का है स्वर्णधूलि वीणा। महादेवी वर्मा का है यामा। और जयशंकर प्रसाद का है आंसू। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है परिमल, नए पत्ते, अड़िमा। तो ये तो है छायावाद के कुछ प्रमुख रचनाएं। अब छायावाद के बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख प्रयोगवाद की रचनाएं, ठीक है। कुछ प्रयोगवाद की रचनाएं देखेंगे। मैं चाहती तो क्वेश्चन के नीचे भी व्याख्या डाल देती, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो एक साथ में बना लेंगे। प्रयोगवाद देखेंगे। प्रयोगवाद के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे। नागार्जुन का है युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल का है युग की गंगा। त्रिलोचन का है धरती। रंगे राघव का है पंचाली। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है कुकुर मुत्ता। तो ये तो रही आज की कुछ कंटेंट की क्लास, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो भी थे वो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों का काम है इन्हें नोट कर लेना, ठीक है। अगर नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप समझेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलती